वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एडवोकेट आंशलिका। आज मैं बात करूंगी आपसे डिवोर्स केस एनालिसिस के बारे में। मैं डिवोर्स केस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि डे टू डे लाइफ में जब मैं डील करती हूँ केसेस से तो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। एंड एक ऐसा डिस्प्यूट है, इतना ज़्यादा एक डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना कंपल्शन लगा। कंपल्शन इसलिए भी लगा क्योंकि काफ़ी सारी विमेंस जो हैं इंडिया में प्रॉपरली गाइडेड नहीं होती हैं लॉ के रिगार्डिंग। उनको नॉलेज होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि विमेंस नॉलेजेबल नहीं होती हैं, वो बिल्कुल होती हैं, बट एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें दो फैमिलीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। सो इसी प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं आपके साथ आई हूँ और मैं आपसे एक केस एनालिसिस शेयर करूँगी। ये केस एनालिसिस बेस्ड है रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र दागा। यहाँ पे अपलांट जैसे कि मेंशन है रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा हैं एंड वर्सेस जो रिस्पोंडेंट है रामेश्वरी रमेश चंद्र दागा। ये केस इतना लैंडमार्क है सुप्रीम कोर्ट में एंड इसे काफ़ी जगह बताया जाता है। मैं आपके साथ अपने चैनल पे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा इसकी नीड होगी टू वेरियस वुमेन जो कि अगर किसी भी इसी जुडिशियल सेपरेशन से सफ़र कर रही हैं। जुडिशियल सेपरेशन इज़ नॉट ईजी। जुडिशियल सेपरेशन आसान नहीं होता है, ना ही हस्बैंड के लिए आसान होता है, ना ही वेमेंस के लिए आसान होता है। बट ये वेमेंस के लिए इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वेमेंस जो हैं समटाइम वर्किंग नहीं होती हैं, वो नॉन वर्किंग होती हैं। उनको अपने खर्चे उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पूरा समय एक फैमिली को देती हैं। तो मुझे लगा फॉर ऑल द वुमेन्स ये वीडियो बनाना बहुत ही नेसेसरी है ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। हम यूट्यूब में डे टू डे वीडियोस देखते हैं, हम एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम सब देखते हैं, बट हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। हमें अपने अधिकार जानना कितना महत्वपूर्ण है ये तब आपको पता चलता है जब आप इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एंटरटेनमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए नॉलेज है। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करके आप कहीं पे भी रह के कुछ भी कर सकते हो। आपको कभी कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा। एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक दुखद कहानी सुनाती हूँ एक विमेन की जिसकी दो आदमियों से मतलब अलग अलग टाइम पे शादी हुई एंड वो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाई, वो सफ़र कर रही थी। पहली शादी भी उसकी सक्सेसफुल नहीं थी, सेकंड मैरिज भी उसकी सक्सेसफुल नहीं थी। जनरली समाज जो है वो क्वेश्चन उठाता है कि वाइफ में ही कोई गलती होगी। ज़रूरी नहीं है सर, कभी कभी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड में ही कोई कमी होगी। समटाइम इट नॉट वर्क्स आउट, कभी कभी चीज़ें नहीं वर्क करती, कई चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जाती हैं। तो ये दुखद कहानी एक ऐसी विमेन की है जो रिलेट कर रही है रामेश चंद्र दागा से। एंड वो वुमेन्स जो अगर कोई ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रही हैं देन दिस केस में बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जुडिशरी में भी ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। और अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो आपके लिए इस ऐसे हेल्पफुल होगा कि आप कुछ नॉलेज गेन करके जाओगे। तो ये केस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये डिवोर्स केस से रिलेटेड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है ये सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को इतना प्रॉपरली डिफाइन करता है, या जहाँ पे हम बात करते हैं परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी की। ना परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता। अगर कोई वुमेन अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है तो वो जुडिशियल सेपरेशंस के साथ साथ मतलब डिवोर्स के साथ साथ एलिमनी के लिए भी फाइल कर सकती है। और ये डिफाइन है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ये आपका अधिकार है। अगर आप नहीं अपना गुजारा कर सकते हैं, आप नहीं कमा रहे हैं, तो आप एलिमनी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अब मैं आपको पूरा केस स्टडी बताती हूँ। मैं पूरे स्टार्टिंग से आपको इसके फैक्ट्स बताऊंगी, सारी डिटेल्स बताऊंगी ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे।
रिस्पोंडेंट एंड अपलांट यहाँ पे कौन है? जैसे कि मैंने बताया, अपलांट यहाँ पे हैं रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो थी लेट श्रीमती उषा। सेकेंड यहाँ रिस्पोंडेंट जो है वो है रामेश्वरी राम रमेश चंद्र दागा। इनकी जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनका नाम था गिरधारी लाल लखोटिया। गिरधारी लाल लखोटिया के साथ इनकी शादी हुई थी, बट रामेश्वरी जी का कहना है, वाइफ का कहना है यहाँ पे, कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई थी, राइट? क्योंकि दहेज की डिमांड हुई थी। दहेज की डिमांड की वजह से जो कस्टम्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुए थे, क्योंकि मंडप पे ही लड़ाई हुई थी। जब वो इस चीज़ से परेशान हुई तो उन्होंने डिवोर्स फाइल किया इन अमरावती, फैमिली कोर्ट अमरावती में। जुडिशियल सेपरेशंस के रिगार्डिंग वहाँ पे कोई भी जजमेंट या डिग्री पास नहीं हुई थी, प्रोनाउंस नहीं हुई थी। तो जब लंबा समय गुजर रहा था तो उन्होंने एज पर माहेश्वरी कस्टम्स उन्होंने छोड़ चिट्ठी ली। एंड इसके रिगार्डिंग जब वो सेकेंड मैरिज में किसके साथ, रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा के साथ जब आने वाली थी, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने सारी डिटेल्स उनको क्लियरली मेंशन कर दी थी। इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज सब उन्होंने प्रोवाइड किया था। उन्होंने अपने सारे इंटेंशंस क्लियर किए थे, अपनी प्रीवियस लाइफ उन्होंने क्लियर करी थी, उसके बाद वो सेकेंड मैरिज में एंटर करी थी। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, उनकी शादी हुई, किनसे हुई? रिस्पोंडेंट की शादी हुई अपलांट से। यहाँ पे अपलांट जो थे उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उनसे उनके 3 बच्चे थे। नाउ जब इन दोनों की शादी हुई, उनसे उनकी एक बेटी हुई, उसका नाम है पूजा। यहाँ पे कुछ समय बाद जो रिस्पोंडेंट थी उन्होंने फेस किया मेंटल क्रुएलिटी। एंड जब मेंटल क्रुएलिटी उन्होंने फेस किया, क्योंकि उनके फादर ने हस्बैंड की, अपलांट की डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाए थे एज पर देयर नीड। जो उनकी डाउरी थी वो फुलफिल नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने ये सब फेस किया तो वो अपने जहाँ पे वो रह रही थी, अपने ससुराल में जहाँ वो रह रही थी, वहाँ से अपनी बेटी को लेके वो अपने पिता के घर में आई। पिता के घर में आफ्टर मैरिज जब आपकी शादी हो जाती है और जब आप वापस आते हो तो एक पिता की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप उनकी बेटी के साथ साथ जो बेटी उनके साथ आई है उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अगर बच्चा है आपके साथ में तो सिर्फ उसका खाना पीना नहीं होता है, उसकी और भी डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स इन द सेंस उनकी नेसेसिटीज होती हैं। नेसेसिटीज मीन्स खाना पीना, पढ़ाई करना, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक वुमेन कैसे उठाएगी इन सब चीज़ों को अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है? तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप एलिमनी अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी की इंटेंशन के साथ जो हमारी रामेश्वरी दागा जी थी, रामेश्वरी रामचंद्र दागा, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी इन बॉम्बे फैमिली कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन के लिए, प्लस मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी के लिए। इसी के साथ साथ क्रॉस पिटिशन फाइल की गई हस्बैंड के द्वारा इन द सेम कोर्ट, दैट इज फैमिली कोर्ट। यहाँ पे अपलांट उस पर्टिकुलर क्रॉस पिटिशन में अपलांट जो थे सेम ही थे। एंड उन्होंने मीन्स हस्बैंड ने वहाँ पे क्या कहा, हस्बैंड का नाम है रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा। उन्होंने कहा ये जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड है। क्यों नल एंड वॉइड है? क्योंकि इनका जुडिशियल सेपरेशन अपनी पहली मैरिज से तो हुआ ही नहीं था। नाउ अगर आपने सेकेंड मैरिज कर ली है अब रिस्पोंडेंट से, जब उन्होंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे एट दैट टाइम, जब वो आपसे मैरिज में एंटर कर रही थी, जब उन्होंने आपको सब कुछ बताया था, एट दैट पॉइंट यू हैव टू थिंक, आपको तब सोचना चाहिए था कि ये मैरिज वैलिड है या नहीं वैलिड है। जब वो आपसे प्रताड़ित हुई और वो अपने फादर के घर में गई और उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल किया, मेंटेनेंस के लिए फाइल किया, एलिमनी के लिए फाइल किया, तब आपको याद आया कि ये मैरिज नल एंड वॉइड है क्योंकि फर्स्ट मैरिज से वो जुडिशियली सेपरेट नहीं हुई थी। ये क्लेम था इनकी क्रॉस पिटिशन में अपलांट का। अब जुडिशियल सेपरेशन के लिए रिस्पोंडेंट ने फाइल किया था इन दी फैमिली कोर्ट अमरावती, वहाँ पे सॉरी बॉम्बे, मैंने गलती से अमरावती बोल दिया। फर्स्ट जो हस्बैंड था उसके लिए उन्होंने अमरावती में फाइल किया था, सेकंड हस्बैंड से जब उनको डिवोर्स चाहिए था उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे फैमिली कोर्ट में फाइल किया था। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, कभी कभी थोड़ा सा फैक्ट्स में मेरी तरफ से भी गलती हो जाती है, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो बट मैं करेक्ट कर देती हूँ। जब रिस्पोंडेंट ने फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल किया था, वो फाइल किया था अमरावती में,
ठीक है। जब सेकंड हस्बैंड से जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल किया, उन्होंने फाइल किया बॉम्बे फैमिली कोर्ट में। तो जो बॉम्बे फैमिली कोर्ट में उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन और एलिमनी के लिए फाइल किया था, वो फाइल किया था 3,000 रुपये उनको महीना मेंटेनेंस के लिए चाहिए था, ताकि वो अपनी और अपनी बच्ची की देखभाल कर सके। जो बॉम्बे फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो फेवर में दिया किसके, रामेश्वरी चंद्रदागा। मतलब उन्होंने डिक्री जो पास की, जो जजमेंट ऑर्डर पास किया, उन्होंने ये पास किया कि 1,000 रुपये आपको इन्हें देना पड़ेगा, मीन्स अपिलांट को देना पड़ेगा, रामेश्वरी जी को, रिस्पोंडेंट को देना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। और जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी उन्हें अलाउ किया गया। जो क्रॉस पिटिशन फाइल की गई थी हस्बैंड के द्वारा, उसे डिसमिस किया गया। जो ऑर्डर पास हुआ बॉम्बे फैमिली कोर्ट का, उसने मीन्स हस्बैंड ने फिर से चैलेंज किया, कहाँ पे, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके लिए पिटिशन फाइल की हस्बैंड ने। एंड फिर जब उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, फिर क्रॉस पिटिशन फाइल हुई वाइफ के द्वारा, ठीक है। तो बॉम्बे जब हाई कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या किया, जो पिटिशन फाइल की गई थी हस्बैंड ने ये क्लेम किया था कि जो मेरी मैरिज हुई थी वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि पहले तो जुडिशियली सेपरेट ही नहीं हुई है ये अपने फर्स्ट हस्बैंड से। तो ये कैसे मुझसे कह सकते हैं कि जो हमारी मैरिज है वो वैलिड है। यहाँ पे सेक्शन 11 का डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि कुछ सर्टेन रिचुअल्स होते हैं जो कि फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो फ्रॉम योर फर्स्ट वाइफ और योर फर्स्ट हस्बैंड, और आप उनसे जुडिशियली प्रॉपरली सेपरेटेड नहीं हो, तो आप जो सेकेंड मैरिज करते हो उसे नल एंड वॉइड माना जाता है, ठीक है। सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी की। तो यहाँ पे वाइड इंटरप्रिटेशन है, अगर देखोगे आप इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो सेक्शन 25 का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। भरपूर आपको पता चलेगा कि कैसे क्लेम किए गए हैं यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए। पिटिशन जो हाई कोर्ट में हस्बैंड के द्वारा फाइल हुई, उसमें बच्ची की लेजिटिमेसी को लेके भी सवाल उठाए गए कि ये मेरी बच्ची नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरी बच्ची है, ताकि हस्बैंड को क्या ना देना पड़े, मेंटेनेंस ना देना पड़े। नाउ हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैरिज से उनका जुडिशियल सेपरेशन नहीं हुआ था, एंड देन वो सेकंड मैरिज उन्होंने कर ली, चलो वो नल एंड वॉइड है, लेकिन मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन था, उन्होंने जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा प्लस मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है आपकी वो मैरिज नल एंड वॉइड है, वो हम मान लेते हैं, बट मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा, जो कि फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया है। फिर से इस पर्टिकुलर ऑर्डर और जजमेंट को चैलेंज किया गया, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया थ्रू अपील्स। सेम चीज हुई, क्रॉस अपील्स फाइल हुई, हस्बैंड के द्वारा भी, वाइफ के द्वारा भी। जब ये सवाल उठाए गए कि लेजिटिमेसी की बात हुई बच्चे की, चलिए हम मान लेते हैं कि ये मैरिज नल एंड वॉइड है, ठीक है, लेजिटिमेसी की बात हुई, 9 साल तक आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और विमेन जो है वो डिपेंडेंट है आप पे, वो अर्न नहीं कर रही है, तो उसका मेंटेनेंस का हक तो बनता है। एंड ये जो पर्टिकुलर थिंग था मेंटेनेंस, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये बहुत ही क्रूशियल है। आप सवाल उठा रहे हो बच्ची की लेजिटिमेसी को लेके, तो दैट इज समथिंग दैट इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। 9 साल का आपका रिलेशनशिप है, एंड जब सारे डॉक्यूमेंट, सारे इंटेंशंस क्लियर कट आपको बताए गए थे, हस्बैंड को बताए गए थे, तभी सवाल क्यों नहीं उठा था। एंड जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एंड कंडीशंस देखी, तो वहाँ पे ठीक है, वाइफ की मैरिज को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया। ऐसा नहीं है कि जजमेंट में कोई, हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई चेंजेस था, बट जो अपील फाइल हो रही थी वो हो रही थी मेंटेनेंस को लेके, लेजिटिमेसी को लेके, बच्ची को लेके कि बच्ची लेजिटिमेट है कि नहीं है। बच्ची सेम हस्बैंड की ही थी, रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा की ही थी। वहाँ पे लेजिटिमेसी का क्वेश्चन क्यों उठाया जा रहा था, ताकि मेंटेनेंस ना देना पड़े। बट अगर वाइफ आप पे डिपेंडेंट है, वो वर्किंग नहीं है, वो कमा नहीं सकती है, इतने साल से वो आपके साथ रह रही है, तो शी हैज़ द राइट फॉर मेंटेनेंस, उसका हक है मेंटेनेंस का। आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। जो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है वो से
दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स समथिंग दैट इज रियली अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि 9 साल से आप साथ में थे, अलग अलग नहीं रह रहे थे, बहुत लॉन्ग टर्म तक आप सेपरेटेड नहीं थे. तो दैट इज समथिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो ऑब्जर्व. बैलेट को नल एंड वॉइड माना गया. बट for me, when I analyze this particular thing, when I analyze all the things, ये सारी चीज़ें जो है सेक्शन 11 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वाइफ लोगों को नहीं पता होता है. एज एन एडवोकेट आई नो कई बार वुमेन्स को प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है. नाउ दैट हैव टेकन एन एडवांटेज ऑफ दैट. आप कह लो एडवांटेज लिया गया है या नहीं लिया गया है, मैं बिल्कुल किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करूँगी. बट फॉर मी, मेंटेनेंस, इफ अ वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन यू देन इट्स हर राइट. आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. हाउ कैन अ पर्सन क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड. अब आप 9 साल तक एक साथ रहे हो, देन आपको अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो उस समय ये क्वेश्चंस क्यों नहीं उठाए गए थे. तो दैट इज समथिंग दैट इज वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज केसेस. सेक्शन 11, सेक्शन 25, दैट वाइफ इज वो हकदार है मेंटेनेंस के लिए. वो अपने आप को कैसे मेंटेन करेगी, वो कैसे एकदम से जाके बाहर अर्न करेगी. तो आप अब मेंटेनेंस के लिए डिनाई नहीं कर सकते. आप मैरिज को बोल रहे हो ना लेने में, देन इट्स फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि फर्स्ट मैरिज है ना, उनका डिवोर्स जुडिशली वो सेपरेट नहीं हुए थे, डिवोर्स नहीं हुआ था. दैट वी अंडरस्टैंड, वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंडेबल थिंग है. बट फॉर वाइफ मेंटेनेंस एंड बच्ची के रिगार्डिंग आप जो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन उठा रहे हो, दैट्स रॉन्ग. दैट्स समथिंग रियली रॉन्ग, बिकॉज दैट जो किड है वो आपका भी है, सिर्फ उस लेडी का नहीं है. सो दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर. आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये साइटेशन. अगर आपको कभी भी आप फेस कर रहे हो इससे रिगार्डिंग, तो आप ये चीज़ें पॉइंट्स रख सकते हो. एंड stay tuned with my channel, do subscribe my channel, hit the bell icon and stay connected with me always. Thank you everyone for listening to me.